नमस्कार और स्वागत है आपका हमारी आज की इस खास चर्चा में। नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं प्राचीन भारतीय कृषि ज्ञान के गहरे सागर में और इसमें हम खास तौर पर ध्यान देंगे ऋषि पराशर और आचार्य वराहमिहिर जैसे मनीषियों की बातों पर। हाँ, ये वाकई एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं गहरा विषय है। हम सब सुनते हैं भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन शायद कम ही लोग जानते हैं कि यहाँ एक बाकायदा व्यवस्थित कृषि शास्त्र भी था। बिल्कुल, एक पूरा शास्त्र। जी, जिसकी जड़ें मतलब हजारों साल पुरानी हैं। और ये सिर्फ इतिहास नहीं है, मतलब ये ज्ञान हमें अन्न के असल महत्व और उसे उगाने की जो कला है उसके बारे में कुछ बुनियादी टाइमलेस सच्चाइयां सिखाता है। सही कहा। तो आज हमारी बातचीत का तरीका कुछ ऐसा रहेगा, हम कुछ जरूरी संस्कृत श्लोक सुनेंगे, मैं उन्हें पढ़ूंगी और फिर आप उनके अर्थ, उनके पीछे का जो लॉजिक है और आज के ज़माने में वो कितने काम के हो सकते हैं, इस पर रोशनी डालेंगे। बिल्कुल, कोशिश करेंगे। इन श्लोकों से उस समय की जो कृषि की तकनीकें थीं और उनकी जो वैज्ञानिक सोच थी, उसकी एक झलक मिलती है। और कई बातें तो आज भी हमें सच में चौंका सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं महर्षि पराशर की एक बहुत सीधी लेकिन गहरी बात से। उनका मानना था कि भाई सोने के ढेर भी हों तो वो भूख नहीं मिटा सकते। ये ताकत तो सिर्फ अन्न में है। तो इसी अन्न को उपजाने वाले ज्ञान की परतों को आज खोलते हैं। हाँ, बहुत सही जगह से शुरुआत कर रहे हैं। पराशर ऋषि ने कृषि और अन्न मतलब अनाज, इसके महत्व को शायद सबसे ऊंचा दर्जा दिया। सबसे ऊपर। हाँ, उनका मानना था कि बाकी सब चीजें, भौतिक सुख सुविधाएं, वो सब बाद में हैं। जीवन का जो आधार है वो तो अन्न ही है। उन्होंने कहा भी है कि किसी के पास कितना भी सोना हो या रत्न हो, अगर अन्न नहीं है तो उसे भूखा ही रहना पड़ेगा। बिल्कुल, और ये बात आज भी उतनी ही सच है, इसमें तो कोई शक नहीं। सही। पराशर का मदहरिया बहुत ही व्यवहारिक था। वो कहते थे कि अन्न ही प्राण है, अन्न ही बल है, और इसीलिए जो कृषि कर्म है, खेती का काम, वो सबसे श्रेष्ठ कर्म है। अच्छा, सबसे श्रेष्ठ कर्म। जी, ये सिर्फ पेट भरने का तरीका नहीं, बल्कि जीवन को बनाए रखने का, समाज को चलाने का एक तरह से मूल आधार है। आप देखिए, भारत में भोजन की इतनी विविधता है, 56 भोग जैसी बातें हैं। हाँ। ये सब अन्न के प्रति उसी गहरे सम्मान और समझ को दिखाता है। और जब अन्न इतना जरूरी है तो सोचिए उसे उगाने का ज्ञान कितना अहम रहा होगा। बिल्कुल। तो ये तो हुई अन्न के महत्व की एक बुनियादी बात। जी। अब जरा उन तरीकों पर आते हैं जिनसे इस अन्न को बेहतर उगाया जा सके। और यहाँ पर आचार्य वराहमिहिर का जो योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, वराहमिहिर ने कृषि के वैज्ञानिक और व्यवहारिक पहलुओं पर काफी विस्तार से लिखा है। हाँ, जैसे वृक्षारोपण यानी पेड़ लगाने से पहले जमीन तैयार करने का उनका एक खास तरीका था। जी। मैं उनका एक श्लोक पढ़ती हूँ। मृद्वी भूः सर्व वृक्षाणाम हिता तस्याम तिलान वपेत पुष्पितांस्तांश्च मृद्वियात कर्मेतत् प्रथमं भुवः। जी, ये श्लोक भूमि संस्कार यानी खेत को तैयार करने की एक बहुत ही कह सकते हैं वैज्ञानिक विधि बताता है। अच्छा। इसका मतलब है कि पेड़ लगाने के लिए सबसे पहले भूमि को नरम बनाना चाहिए, मृद्वी भू, क्योंकि नरम जमीन ही सब पेड़ों के लिए अच्छी होती है। हाँ, खीता। ठीक है। फिर उस तैयार जमीन में तिलान बो देने चाहिए। वपेत, तिल। अच्छा। हाँ, तिल। और जब उन तिल के पौधों में फूल आ जाएं, पुष्पितांश, हाँ। तो उन्हें काटना नहीं है, बल्कि उन्हें उसी मिट्टी में मसल कर मिला देना है। ओ अच्छा, वहीं के वहीं मिला देना है। जी। वराहमिहिर कहते हैं कि ये भूमि तैयार करने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। कर्मेतत् प्रथमं भुवः, मिला देना। इसके पीछे क्या सोच रही होगी, मतलब क्या फायदा होता है इससे? देखिए, इसके पीछे गहरी वैज्ञानिक समझ है। हाँ। जब तिल के पौधे बड़े होते हैं, फूल आते हैं उनमें, तो उनमें काफी मात्रा में जैविक पदार्थ मतलब ऑर्गेनिक मैटर और पोषक तत्व जमा हो जाते हैं। जब इन पौधों को वापस मिट्टी में मिला दिया जाता है तो ये सारा जैविक पदार्थ मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। मिट्टी की जो बनावट है वो सुधरती है, उसमें हवा का आना जाना बेहतर होता है, पानी सोखने की क्षमता भी बढ़ती है। अच्छा। ये प्रक्रिया जो है वो आधुनिक कृषि विज्ञान में जिसे हरी खाद या ग्रीन मैन्यूरिंग कहते हैं, हाँ, सुना है, उसे काफी मिलती जुलती है। जिसमें कुछ खास फसलें उगाकर उन्हें खेत में ही जोत दिया जाता है ताकि मिट्टी की ताकत बढ़े। तो वराहमिहिर सदियों पहले ही इस सिद्धांत को समझ रहे थे। कमाल है, मतलब फसल लगाने से पहले ही जमीन को पोषण देने का एक बिल्कुल प्राकृतिक तरीका। जी बिल्कुल। वाकई ये तो बहुत दूर की सोच है। वराहमिहिर ने सिर्फ मिट्टी पर ही नहीं
बल्कि पेड़ लगाने के तरीके पर भी ध्यान दिया, जैसे पेड़ों के बीच कितनी दूरी रखनी चाहिए, इस पर भी उन्होंने बड़े साफ निर्देश दिए हैं। उनका ये श्लोक देखिए, उत्तमम विंशतिर्हस्ता मध्यमम षोडशांतरम स्थानात् स्थानांतरम कार्यम वृक्षाणाम द्वादशावरम। हाँ, ये श्लोक पेड़ों के बीच की सही दूरी यानी स्पेसिंग उसके महत्व को बताता है। वराहमिहिर मिहिर कहते हैं कि पेड़ों को लगाते समय एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच 20 हाथ यानी विंशतिर्हस्ता की दूरी रखना उत्तम यानी सबसे अच्छा है। 20 हाथ, ये कितना हुआ अंदाजन? एक हाथ करीब 1.5 फीट का मानते हैं, तो 20 हाथ हो गए लगभग 30 फीट। 30 फीट, अच्छा। हाँ, फिर वो कहते हैं कि 16 हाथ षोडशांतरम यानी करीब 24 फीट की दूरी वो मध्यम है, ठीक है। ठीक है। और 12 हाथ द्वादशावरम यानी करीब 18 फीट, इससे कम दूरी को अधम माना गया है, यानी अच्छा नहीं। 30 फीट, 24 फीट, 18 फीट, इतनी दूरी क्यों जरूरी है? क्या वजह बताई उन्होंने इसके पीछे? वजह बहुत लॉजिकल है, जो आज भी उतनी ही वैलिड है। देखिए, जब पेड़ों के बीच काफी दूरी होती है तो हर पेड़ को अपनी जड़ें फैलाने के लिए जमीन में पूरी जगह मिलती है। हाँ। उन्हें मिट्टी से पानी और जो पोषक तत्व चाहिए वो आसानी से मिल जाते हैं। साथ ही ऊपर सूरज की रोशनी और हवा भी हर पेड़ तक बिना किसी रुकावट के पहुंच पाती है। सही बात है। और ये सब चीजें पेड़ के अच्छे विकास और अच्छी फसल के लिए बहुत जरूरी हैं। असल में ये तरीका है उनके बीच होने वाली जो होड़ है, कंपटीशन, उसे कम करने का। और अगर पेड़ पास पास लगा दिए जाएं, जैसे कई बार लोग करते हैं जल्दी या ज्यादा फसल के चक्कर में। हाँ, तो वराहमिहिर ने उसके नुकसान भी साफ साफ बताए हैं। उन्होंने एक और श्लोक में कहा है, मैं बताता हूं, अभ्यास जाता स्तरवः संस्पृशन्ति परस्परम मिश्रमूलेश्च न फलम सम्यग् गच्छन्ति पीड़िताः। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जो पेड़ बहुत पास पास अभ्यासतस्तरवः लगाए जाते हैं, जब वो बड़े होते हैं तो वो एक दूसरे को छूने लगते हैं, उनकी टहनियां आपस में उलझ जाती हैं। संस्पृशन्ति है परस्परम। अच्छा। इतना ही नहीं, जमीन के नीचे उनकी जड़ें भी आपस में बुरी तरह उलझ जाती हैं। मिश्रण मूलेश्च। ओहो। और इस आपसी होड़ और उलझाव के कारण पेड़ एक तरह से पीड़ित होते हैं, पीड़ितः, और ठीक से फल नहीं दे पाते। न फलम सम्यग् गच्छन्ति, उनकी बढ़वार रुक जाती है और उपज भी कम और खराब मिलती है। ये तो बिल्कुल वही बात हुई जो आज के इकोलॉजिस्ट समझाते हैं कि सीमित संसाधन है, पानी, न्यूट्रिएंट्स, धूप, और उनके लिए पौधों में कंपटीशन होता है। बिल्कुल वही बात। ये देखना कितना दिलचस्प है कि ये सिद्धांत कितनी पहले समझ लिए गए थे। हाँ, ये दिखाता है कि वो प्राचीन कृषि विज्ञानी सिर्फ अनुभव के आधार पर नहीं, बल्कि प्रकृति के जो नियम हैं उनकी गहरी समझ के आधार पर काम करते थे। वो जानते थे कि हर पौधे को उसका अपना स्पेस, अपना हिस्सा मिलना जरूरी है। वराहमिहिर का काम यही नहीं रुका, उन्होंने पौधों के स्वास्थ्य पर भी बहुत ध्यान दिया, जिसे उन्होंने वृक्षायुर्वेद कहा, मतलब पेड़ों का आयुर्वेद। जी, वृक्षायुर्वेद। जैसे हम इंसानों को बीमारियां होती हैं, वैसे ही पेड़ों को भी होती हैं। मौसम बदला या बहुत ज्यादा सर्दी गर्मी हुई तो पेड़ों में रोग लग सकते हैं, पत्ते पीले पड़ जाते हैं, टहनियां सूखने लगती हैं। हाँ, होता है ऐसा। तो वराहमिहिर ने ऐसे बीमार पेड़ों के इलाज का भी तरीका बताया है। मैं वो श्लोक पढ़ती हूँ। चिकित्सितम अथे तेषाम शस्त्रेणा दौ विशोधनम विडंग घृत पंकाक्तान से चेत क्षीर वारणा। जी, ये श्लोक वृक्षायुर्वेद का एक बहुत सटीक उदाहरण है। इसमें रोग लगे हुए पेड़ के इलाज, चिकित्सितम, की पूरी प्रक्रिया बताई गई है। अच्छा, क्या प्रक्रिया है? कहा गया है कि सबसे पहले आदौ पेड़ का जो हिस्सा बीमार है, जहां रोग लगा है, उसे किसी तेज धार वाले औजार, शस्त्रेणा से काटकर या खुरचकर अच्छी तरह साफ कर देना चाहिए। विशोधनम। अच्छा, मतलब सर्जरी जैसा कुछ? हाँ, एक तरह से सर्जरी ही है, ताकि वो रोग आगे ना फैले। जो संक्रमित हिस्सा है उसे हटाना। ठीक है, ये पहला कदम हुआ। फिर क्या करना है? सफाई करने के बाद उस कटे हुए या साफ किए गए हिस्से पर एक लेप लगाना है। ये लेप 3 चीजों को मिलाकर बनता है। वाइविडंग, जो एक औषधीय जड़ी बूटी है। वाइविडंग? हाँ। एम्बेलिया रीब्स इसका बोटैनिकल नाम है। तो वाइविडंग घी, घृत और साफ मिट्टी या कीचड़, पंख, इन तीनों को मिलाकर लेप बनाना है और उसे उस जगह पर लगा देना है। विडंग घृता पंकाक्तान। अच्छा, लेप लगाना है जी। और इसके बाद पेड़ की सिंचाई करनी है, लेकिन सादे पानी से नहीं, दूध और पानी को मिलाकर। क्षीर वारणा सेचयित, वाइविडंग घी, मिट्टी का लेप और फिर दूध पानी से सिंचाई। ये तो काफी मतलब डिटेल्ड इलाज लग रहा है। इन चीजों के पीछे कोई खास वजह है? बिल्कुल वजह है।
वाइविडंग जो है वो अपने एंटी फंगल और कीड़े मारने वाले गुणों के लिए जाना जाता है। घी एक अच्छा मरहम जैसा काम कर सकता है, शायद इन्फेक्शन रोकने में मदद करता हो। मिट्टी का लेप घाव को भरने और बाहरी इन्फेक्शन से बचाने में मदद कर सकता है, जैसे पारंपरिक चिकित्सा में भी इस्तेमाल होता है। हाँ। और दूध पानी का मिश्रण, वो शायद पेड़ को जरूरी पोषण और नमी देने का एक तरीका था, ताकि वो बीमारी से जल्दी ठीक हो सके। समझ गई। ये दिखाता है कि वो पेड़ों को सिर्फ कोई वस्तु नहीं बल्कि जीवित प्राणी मानते थे, जिनकी बाकायदा देखभाल और इलाज किया जा सकता है। ये वाकई एक बहुत ही सिस्टमैटिक वैज्ञानिक तरीका है पौधों की सेहत देखने का। ये तो अद्भुत है। मतलब मिट्टी तैयार करने से लेकर पेड़ों की दूरी और उनके स्वास्थ्य तक वराह मेहर ने वाकई कृषि की हर बारीकी पर कितना ध्यान दिया। जी बिल्कुल। लेकिन खेती कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, एक चीज है जिस पर सब कुछ निर्भर करता है, और वो है बारिश। हाँ, पानी, वर्षा। और यहाँ हम फिर से ऋषि पराशर के ज्ञान की ओर मुड़ते हैं। उन्होंने कृषि के लिए वर्षा के महत्व को सबसे ऊपर माना और सबसे ज्यादा जोर दिया वर्षा का पूर्वानुमान लगाने पर। उनका ये कथन तो बहुत ही प्रसिद्ध है, वृष्टि मूला कृषि सर्वा, वृष्टि मूलम च जीवनम, तस्मादादो प्रयत्नेन वृष्टि ज्ञानम समाचरेत। जी, ये श्लोक कृषि और जीवन में वर्षा के जो फंडामेंटल इंपॉर्टेंस है उसको बिल्कुल साफ कर देता है। पराशर कहते हैं कि सारी खेती वर्षा पर ही आधारित है, वृष्टि मूला कृषि सर्वा। और असल में तो जीवन का आधार भी वर्षा ही है, वृष्टि मूलम च जीवनम। इसलिए सबसे पहले तस्मादादौ पूरे प्रयत्न के साथ प्रयत्नेन वर्षा के ज्ञान यानी बारिश का पूर्वानुमान लगाने की जो विधि है उसको सीखना और उसका अभ्यास करना चाहिए। वृष्टि ज्ञानम समाचरित। सोचिए अगर किसानों को पहले से पता चल जाए कि बारिश कब होगी, कितनी होगी, तो उनकी कितनी बड़ी मदद हो जाए। बिल्कुल। बुआई कब करनी है, कौन सी फसल लगानी है, पानी का इंतजाम कैसे करना है, सब कुछ इसी पर तो निर्भर करता है। सही कहा। और पराशर ने सिर्फ वर्षा के महत्व पर जोर ही नहीं दिया, बल्कि उन्होंने इसका पूर्वानुमान लगाने की एक बहुत ही अनोखी विधि भी बताई। अच्छा? हाँ, ये विधि आज के जो मौसम विज्ञान है, मेटियोरोलॉजी, उससे बहुत अलग है। पराशर का दावा था कि केवल एक महीना, पौष मास, जो आमतौर पर दिसंबर जनवरी में पड़ता है, हाँ। उस महीने में चलने वाली हवा की दिशा और उसकी गति, उसका बारीकी से अगर निरीक्षण किया जाए तो पूरे साल भर की वर्षा का अनुमान लगाया जा सकता है। पूरे साल का? जी हाँ। सिर्फ एक महीने की हवा से? जी हाँ। इतना ही नहीं, कुछ और प्राचीन ग्रंथों में ग्रहों की स्थिति मतलब प्लैनेटरी पोजीशंस और बादलों के प्रकार देखकर भी वर्षा और फसल की उपज का अनुमान लगाने के तरीकों का जिक्र मिलते हैं। सिर्फ एक महीने की हवा से पूरे साल की बारिश का अंदाजा, ये सुनने में तो लगभग यकीन नहीं होता। क्या इस विधि को कभी परखा गया है? इसका कोई सबूत है? लेखक श्री रामचंद्र पांडे जी ने इस विधि के परीक्षण का एक बहुत दिलचस्प अनुभव बताया है। अच्छा। उन्होंने बताया कि सन 1966-67 में काशी के जो तत्कालीन नरेश थे, स्वर्गीय डॉक्टर विभूति नारायण सिंह जी, वो खुद संस्कृत और प्राचीन विद्याओं के बड़े ज्ञाता थे। हाँ। उनके कहने पर पांडे जी ने पराशर की इसी पौष मास वाली हवा की जांच विधि का प्रयोग करके देखा। अरे वाह! तो क्या नतीजा निकला? क्या हुआ? नतीजा काफी चौंकाने वाला था। उन्होंने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर थे, डॉक्टर धुनीराम त्रिपाठी जी, उनकी मदद ली। डॉक्टर त्रिपाठी जी ने पौष के महीने में यूनिवर्सिटी की छत पर टेंट लगाकर रात भर हर घंटे हवा की दिशा और गति को नोट किया। रात भर? पूरी मेहनत से? जी हाँ, पूरी मेहनत से। ऐसा ही निरीक्षण रामनगर में भी किया गया। फिर इन दोनों जगहों से जो आंकड़े मिले उनका विश्लेषण करके उन्होंने आने वाले पूरे साल की बारिश की एक अनुमानित तालिका, एक फोरकास्ट टेबल बनाया। बाद में जब इस तालिका का उस साल हुई असल बारिश के आंकड़ों से मिलान किया गया तो पाया गया कि सिर्फ हवा के निरीक्षण पर आधारित पराशर की जो विधि थी उससे लगाया गया साल भर की बारिश का अनुमान लगभग 76% सटीक था। 76%? 76% सटीकता, वो भी सिर्फ हवा के रुख से। ये तो वाकई कमाल है। है ना कमाल की बात? आज का जो आधुनिक मौसम विज्ञान है वो भी अक्सर इतने लंबे समय का साल भर का सटीक अनुमान नहीं दे पाता। बिल्कुल। ये प्राचीन ज्ञान की गहराई और उसकी जो प्रैक्टिकलिटी है उसका एक बहुत प्रभावशाली उदाहरण है। जहां आज का मौसम विज्ञान हमें कुछ घंटों या कुछ दिनों का शॉर्ट टर्म फोरकास्ट देता है, वहीं पराशर की विधि शायद किसानों को पूरे कृषि वर्ष की योजना बनाने में मदद करती होगी। हाँ बिल्कुल। कौन सी फसल बोनी है, पानी का मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सब निर्णय साल भर के बारिश के अनुमान के आधार पर लिए जा सकते थे। ये कोई छोटी मोटी भविष्यवाणी नहीं थी, ये तो पूरे कृषि चक्र की प्लानिंग का आधार थी। हाँ। इसीलिए पराशर ने कहा, तस्मादादो
प्रयत्नेन वृष्टिज्ञानम समाचरेत। सबसे पहले प्रयत्न करके वर्षा का ज्ञान प्राप्त करो। तो आज हमने देखा कि प्राचीन भारतीय कृषि शास्त्र सिर्फ कुछ मान्यताओं का संग्रह नहीं था, बल्कि एक अत्यंत गहरा, व्यावहारिक और वैज्ञानिक ज्ञान था। अन्न के मूलभूत महत्व को समझने से लेके जमीन को जैविक तरीके से तैयार करने, पेड़ों के बीच सही दूरी रखने के पीछे के विज्ञान को जानने, पौधों के रोगों का व्यवस्थित उपचार करने मतलब वृक्षायुर्वेद, और यहाँ तक कि केवल हवा के पैटर्न से साल भर की वर्षा का, जैसा आपने बताया, आश्चर्यजनक रूप से सटीक पूर्वानुमान लगाने तक हर पहलू पर कितनी बारीकी और गहराई से विचार किया गया था। निश्चित रूप से। और ये ज्ञान सिर्फ हमारी कोई ऐतिहासिक धरोहर नहीं है कि बस म्यूजियम में रख दें। इसमें आज की जो चुनौतियां हैं उनके समाधान की भी अपार संभावनाएं छिपी हो सकती हैं। सही। जैसा कि श्रोत ग्रंथ के लेखक ने भी उम्मीद जताई है कि आधुनिक वैज्ञानिक इन प्राचीन विधियों का बिना किसी पूर्वाग्रह के गंभीरता से अध्ययन करें, उन्हें वैज्ञानिक कसौटी पर परखें और उनकी जो उपयोगिता है उसे दुनिया के सामने लाएं। पराशर के सिद्धांत हों या वराहमिहिर के नुस्खे, ये आज भी टिकाऊ खेती, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हमें नई राह दिखा सकते हैं। ये सचमुच हमें सोचने पर मजबूर करता है। आज जब हम क्लाइमेट चेंज, अनियमित मानसून, पानी की कमी जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, बिल्कुल, तो क्या प्रकृति के चक्रों को समझने की ये प्राचीन विधियां, जैसे पराशर की वो वर्षा पूर्वानुमान तकनीक, जो शायद हजारों सालों के अवलोकन और अनुभव से बनी होगी, हाँ, संभव है, उनका अगर वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाए, उन्हें वैलिडेट किया जाए, तो क्या ये हमें स्थायी कृषि और जल संसाधन प्रबंधन के लिए कुछ ऐसी पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री और अनूठी अंतर्दृष्टि दे सकती हैं जो शायद आधुनिक विज्ञान अकेले ना दे पाए? ये एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल उठाया आपने। क्या इस प्राचीन ज्ञान की समझ और आधुनिक विज्ञान की तकनीक, इन दोनों का संगम, इन दोनों का मेल भविष्य की खेती और पर्यावरण प्रबंधन के लिए एक ज्यादा संतुलित, ज्यादा टिकाऊ रास्ता बना सकता है? इस पर गंभीरता से विचार करना और शोध करना, रिसर्च करना हम सब के लिए और खासकर हमारे वैज्ञानिकों और पॉलिसी मेकर्स के लिए बहुत जरूरी है। इसी विचार के साथ आज की एक गहन चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है ऋषि पराशर और आचार्य वराहमिहिर के कृषि ज्ञान की ये झलक आपको रोचक और विचार करने वाली लगी होगी। धन्यवाद। धन्यवाद।